friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic, another important discussion that is related to previous year question paper. जो मैंने टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है। हमने लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने थोड़ा ही आपको मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करवाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब मेरी तबीयत में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं, मैंने सारे चेकअप वगैरह करवा लिए हैं, टेस्ट करवा लिए हैं और अब मैं नॉर्मल हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ना पहले उस पेपर को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद ही मैं कोई अदर सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अपलोड करूँगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि हमने 36 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। 36 से 75 क्वेश्चन तक, तकरीबन 39 के करीब क्वेश्चन हो जाते हैं, जिनको मैं कोशिश करूंगी कि आज वाली क्लास में कंप्लीट कर दूं। लेकिन अगर आज वाली इस लेक्चर में अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना है, न कि एक खरगोश की तरह रेस लगानी है। कछुए की तरह धीमी गति से चलेंगे और कामयाब होंगे। तो हमें यही कोई भागादौड़ी नहीं करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना भी कंसेप्ट करना है डिटेल में डिस्कशन करना है, और डिटेल में डिस्कशन करना है, एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, जब हम पिछले पेपर जो है उनको डिस्कस करते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि सेक्शन 19 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 enables a person to file a complaint in a criminal court। कि सेक्शन 19 जो है एनवायरमेंटल एक्ट का, तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जब कोर्ट में केस फाइल करेगा, कंप्लेंट फाइल करेगा, तो सबसे पहले वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक नोटिस देगा। वंस अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, जब एक बार कंप्लेंट बन जाएगी तो क्या होगा कि जो सारी रिपोर्ट्स हैं डिमांड पर जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से डिमांड पर, जब कोर्ट डिमांड करेगी तो वो बोर्ड उन्हें देगा। तो कह रहा है कि द बोर्ड में ऑल्सो रिफ्यूज़, बोर्ड जो है रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि वो जनता की भलाई के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई बात डिस्क्लोज़ ना करना चाहे, उस बात सामने नहीं लाना चाहे। कह रहा है कि सिमिलर प्रोविज़न जो है वो वाटर जो प्रोटेक्शन एक्ट है और जो एयर एक्ट है उसमें भी दिया हुआ है। तो कौन से सेक्शन में दिया है, तो उसका सही आंसर क्या होगा। यानी कि जो सेक्शन 19 है ना, वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करता है कि कॉग्निजेंस किस प्रकार से लिया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो नीचे कुछ एक पॉइंट्स दिए हुए हैं वो किससे रिलेटेड है। सेक्शन 49 ऑफ द वाटर एक्ट, तो सेक्शन 49 है वाटर एक्ट का और सेक्शन 43 है एयर एक्ट का, वो दोनों जो डील करते हैं वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस से करते हैं। फिर भी कहता है कि सेक्शन 43 जो किससे डील करता है, वाटर एक्ट का। 43 कहता है कि अगर मान लो किसी को कोई पेनल्टी दी गई है, एक सेक्शन 24 है जिसके तहत अगर कोई पेनल्टी दी है और उसका कॉन्ट्रावेंशन कोई करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और सेक्शन 49 जो है एयर एक्ट का, ये कहता है कि जो डेजोल्यूशन है, स्टेट बोर्ड है, उसको कैसे डेजोल किया जाएगा, डेजोल का मतलब उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो बताता है। सेक्शन 42 जो वाटर एक्ट का, वो तो ये कहता है कि अगर कोई एक्टिविटी करता है उसके खिलाफ कुछ विशेष अगर एक्टिविटी की गई है, क्रिमिनल एक्ट किया गया, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट का प्रोविज़न है। 46 क्या कहता है, 46 कहता है कि बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किन मामलों में जो कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन वहाँ नहीं बनेगा। फिर सेक्शन 41 वाटर एक्ट का ये कहता है कि जो अगर मान लो कोई बोर्ड की डायरेक्शन है उसको कोई कंप्लाई नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, तो उसकी पनिशमेंट है। 42 कहता है कि अगर मान लो, 42 एयर एक्ट का कहता है कि अगर मान लो किसी अथॉरिटी ने जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन है, यानी कि जो काम किया वो क्या किया, गुड फेथ में किया, तो उसके रिगार्डिंग उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो बाकी प्रोविज़न तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन सही प्रोविज़न किस में दिया हुआ है, सेक्शन 49। सेक्शन 49 जो है वाटर एक्ट का, ये कहता है कि कॉग्निजेंस ऑफेंस कैसे लिया जाएगा, और 43 एयर एक्ट का ये कहता है सिमिलर प्रोविज़न किस में है, ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड कन्वर्जन फ्रॉम फ्यूल टू CNG ऑन जुलाई 28, 1998। कि जुलाई 28, 1998 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि CNG फ्यूल को जो है, जो ये पेट्रोल डीजल गाड़ी, इनको CNG में कन्वर्ट किया जाए। और उन्होंने एक कमेटी भी सेटअप की थी टू एवोल्यूट द क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूल्स, की अलग अलग प्रकार के जो फ्यूल्स हैं
उनको कैसे साफ़ सफाई की रखी जा सकती है, अप्रैल 2001 को लिया। कह रहे हैं कि उस कमेटी का नाम क्या है। सबसे पहले इन कमेटी को समझते हैं, हम लास्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट है मदन लाल कमेटी। मदन लाल कमेटी जो है वो मदन लाल एक क्रिकेटर थे, तो ये कमेटी आप ये समझ के चलिए कि ये किससे रिलेटेड हो सकती है, या तो क्रिकेट से रिलेटेड हो सकती है या बार एसोसिएशन से, बार एसोसिएशन नहीं BCCI से हो सकती है। तो डी ऑप्शन है जो ये कहता है कि ये जो कमेटी है मदन लाल कमेटी, ये जो है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है, क्रिकेट की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद है मैलीमैथ कमेटी। मैलीमैथ कमेटी जो है 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी। मैलीमैथ कमेटी का नाम सुना भी होगा, क्योंकि मैलीमैथ कमेटी जो है विक्टिम सेंट्रिक कमेटी थी। विक्टिम के लिए कुछ न्याय दिलवाने की बात कहती है ये कमेटी, और जो विक्टिम के रिगार्डिंग जो कंपनसेशन के प्रोविजंस हैं, या मान लो कोई WA जो एक विक्टिम की डेफिनेशन है CRPC में, ये सारी जो मैलीमैथ कमेटी से निकल के आई थी। और मैलीमैथ कमेटी जो है वो क्रिमिनल उसके रिगार्डिंग क्रिमिनल कंसेप्ट के रिगार्डिंग ये कमेटी थी। फिर है संथानम कमेटी। संथानम कमेटी जो है वो करप्शन के रिगार्डिंग थी। 1962 में इस्टेब्लिश की गई थी कि जो करप्शन एक्ट जो लागू किए गए थे वो कहीं ना कहीं संथानम कमेटी के ही रोल की वजह से, तो इस कमेटी को एंटी करप्शन से रिलेटेड जोड़ा जाता है। फिर लास्ट बच गया भूरेलाल कमेटी। भूरेलाल कमेटी वो कमेटी है जो ऊपर जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो CNG के रिगार्डिंग इसके अंदर कुछ डिटेल निकल के आई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भूरेलाल कमेटी। अगला क्वेश्चन है द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन होता है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। पब्लिक ट्रस्ट लोगों के विश्वास की एक डॉक्ट्राइन, यानी कि लोगों के विश्वास की एक डॉक्ट्राइन है जो प्राइमरली जो विशेष तौर पर मुख्यतः रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट, इस सिद्धांत पर काम करती है कि सर्टन रिसोर्सेज, कई प्रकार के जो स्रोत हैं, लाइक एयर सी वाटर, हवा समुद्र और पानी, और फॉरेस्ट और जंगल, हैव सच ए ग्रेट इम्पोर्टेंस, उनकी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है टू द पीपल एज ए होल, लोगों के बीच में, दैट इट वुड बी होली जस्टिफाइड टू मेक दम सब्जेक्ट टू प्राइवेट ओनरशिप। अगर इन चीज़ों को आप प्राइवेट ओनरशिप निजीकरण अगर इनका कर दोगे तो क्या है, ये पूरी तरह से अनजस्टिफाइड हो जाएगा, उचित नहीं होगा। ये डॉक्ट्राइन डिस्कस की गई थी, नीचे लिखे गए कौन से केस में। फर्स्ट है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का केस आया था 1997 में। रूरल लिटिगेशन एंड एनवायरनमेंट केंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, हमें लास्ट लेक्चर में था, दोन वाली केस के नाम से ही फेमस था, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। वेलोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेलोर वाला जो केस है वो केस पोल्यूशन से रिलेटेड है, कि पोल्यूशन से जो रिवर्स में पोल्यूशन उसके रिगार्डिंग ये केस निकल के आया था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का हमने पढ़ा था श्री राम फर्टिलाइज़र के केस में। तो ये केस तो इससे रिलेटेड है नहीं, तो कौन सा केस इससे रिलेटेड बचा, तो आप पहले मार्क कर देती हूँ मैं कि जो B है वो भी रिलेटेड नहीं है, C भी रिलेटेड नहीं है, D भी रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड कौन सा है, A। तो A इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40। ये इंटरनेशनल लॉ का एक क्वेश्चन है। फॉर्म्स ऑफ रूल के नियम जो हैं वो किस प्रकार से एक्सेप्ट किए जाएंगे सिविलाइज स्टेट में। सिविलाइज स्टेट का मतलब है देश में, किसी देश में, किसी सभ्य देश में रूल को कैसे स्वीकार किया जाएगा, एज डिटरमाइनिंग देयर कंडक्ट, और उनके व्यवहार को कैसे देखा जाएगा, ईच अदर सब्जेक्ट, एक दूसरे से जोड़कर, इज डिफाइंड एज इंटरनेशनल लॉ, इसे इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। किस स्टेटमेंट में ये बताया गया था, किस केस में बताया गया था, SS लोटस का केस। SS लोटस का केस जो फ्रांस और टर्की में, टर्की से रिलेटेड था, जो फ्रांस और टर्की के स्टीमर से संबंधित केस था। तो ये केस जो है इससे रिलेटेड नहीं है, उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी। वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड वर्सेस किंग, ये जो केस था इंग्लैंड का केस था, इसके अंदर माइनिंग से रिलेटेड है कि ये जो कंपनी है वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग लिमिटेड, इनके द्वारा इनका गोल्ड का काम था, सोने की खान की कंपनी थी, तो इनका कुछ सोना जो है कॉन्फिस्केट किया गया, जब्त कर लिया गया था। उसके रिगार्डिंग जो केस निकल के आया था, जिसके अंदर स्टेटमेंट दी गई थी कि जस्टिस आप जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कैसे लेके आओगे,
और इंटरनेशनल लॉ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है वो सारा इस केस में डिस्कस किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर क्वीन वर्सेस केन किससे रिलेटेड है? क्वीन वर्सेस केन जो है वो रिलेटेड है जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग, और उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आई थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल केस है ये मुश्किल से कोई 50 से केस होंगे जिनकी लिस्ट मैं तैयार कर रही हूँ, जो मैं आपको करवाऊँगी बताऊँगी। तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। एल ओपिनियम का जो केस है वो केस जो बात कर रहा था किसी प्रकार के रूल्स की इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी, लेकिन रूल्स को इंटरप्रिटेशन की बात की गई थी, पर इंटरनेशनल लॉ की इसमें कोई डिस्कशन नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन बी ही होगा। अगला असर्शन, इंटरनेशनल कन्वेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती है वो लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है जेनरिक विजडम। जेनरिक का मतलब है कि एक सामान्य, जेनरिक विजडम मीन सामान्य ज्ञान है। क्या जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो उसको फिर सिर्फ एक सामान्य ज्ञान ही है? क्या उसकी कोई और जिम्मेवारी नहीं बनती? तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो सही है? ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। देखो इसमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताया गया, इसकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं की गई, सिर्फ उसकी एक स्पेसिफिकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकती। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज़ भी क्या है? सही है। ये चीज़ यहाँ पर सही है क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो सही है। तीसरा ऑप्शन है ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। जब दोनों ही ट्रू है तो एक फॉल्स बता रहा है तो सी ऑप्शन नहीं होएगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगी। बोथ ए एंड आर ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? समझिए इन्हें। द कम्युनिटी टू बी रिकोगनाइज्ड एज एन इंटरनेशनल पर्सन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, कि जिस किसी समुदाय को आप इंटरनेशनल लेवल पर रिकोगनाइज करोगे तो क्या वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो जुड़ा हुआ होना चाहिए एक दूसरे से। तो ये तो कोई नियम नहीं है। कोई समुदाय है तो जरूरी नहीं है कि कोई हिंदू धर्म के लोग हैं तो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अपने आप ही वो ग्रुप में होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर कह रहा है कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटी ओवर डेफिनेट टेरिटरी इज़ डिज़ायरेबल, कि अगर किसी समुदाय पर किसी ने कंट्रोल करना है तो वो पूरी तरह से उस टेरिटरी के ऊपर ही डिज़ायरेबल है। टेरिटरी का मतलब है कि अगर किसी समुदाय पर हमें अगर कंट्रोल करना है तो सिर्फ एक डेफिनेट एरिया उसके लिए होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रही है, ऐसा ही नहीं है, क्योंकि अगर डेफिनेट एरिया होगा तो बाकी एरिया पे कैसे काम होगा। द कंट्रोल ओवर द टेरिटरी में भी परमानेंट, जो कंट्रोल है टेरिटरी में वो परमानेंट है। वो परमानेंट कैसे है? कंडीशंस बदलती रहती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, तो जो है वो परमानेंट नहीं रह सकता। फिर है कि द कम्युनिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो समाज है वो समुदाय है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर हम धर्म को उनकी पर्सनल जो फ्रीडम है वो दे सकते हैं, उनको सभ्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके रिगार्डिंग किसी प्रकार से कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। फिर विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें भी करेक्ट बताना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी जनरल असेंबली, की जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है इंटरनेशनल पीस कीपिंग की, इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की, तो क्या वो जनरल असेंबली पर लागू होता है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी पीस की बात आती है तो लागू जो किया जाता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू किया जाता है, तो जनरल असेंबली द्वारा नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। फिर है द सिक्योरिटी काउंसिल इज ए डेलिब्रेटिव ऑर्गन। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है विचार करने वाला ऑर्गन है, विचारात्मक ऑर्गन है। ये विचारात्मक ऑर्गन नहीं है, विचारात्मक ऑर्गन है जनरल असेंबली। और सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है वो किसी पर ऊपर विचार नहीं करता, उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि पीस मेंटेन करना है, तो वो जो है अपने ऑर्डर फॉलो करवाता है। तो ये आंसर भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर कह रहा है कि मेंबर्स मे नॉट एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द एडवाइस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब जो देश है जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में
अपना सिग्नेचर किया, उसका पार्ट बन गए, सिग्नेटरी हैं, तो क्या वो मेंबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस को एक्सेप्ट और कैरी आउट उसको लागू नहीं करेंगे? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उनको लागू करना ही पड़ेगा। फिर डी स्टेटमेंट कहती है सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल इज़ टू डिस्चार्ज, जो सामाजिक और आर्थिक जो काउंसिल बनी हुई है वो डिस्चार्ज करता है, निभाता है किसी भी देश के जो जिम्मेवारियों को है, जो कहाँ दिए हुए हैं, आर्टिकल 55 से लेके 60 तक दिए हुए हैं, किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। दिस काउंसिल ऑपरेट अंडर द अथॉरिटी एंड सुपरविजन ऑफ जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली के फंक्शनिंग को ऑपरेट करता है और ये जनरल असेंबली को सुपरवाइज भी करता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, मैच करना है यहाँ पर। डॉक्ट्राइन ऑफ फोरम प्रोपोगेंडम मैंने करवाया था। फोरम प्रोपोगेंडम का मतलब होता है कि फोरम शॉपिंग, कि किस प्रकार से जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाएगा किसी केस का, कहाँ केस फाइल करना है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो वहाँ के जो पार्टीज होंगी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो फर्स्ट जो डॉक्ट्राइन है किस केस में निकल के आई थी? फर्स्ट डॉक्ट्राइन जो है वो निकल के आई थी, इंटरनेशनल केस है एक, फोर्टू चैनल केस। इसको सिर्फ लर्न करना है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लॉ को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो इन केसेस को हम सिर्फ एक लर्न के हिसाब से करेंगे, माइंड में रखेंगे। सेकंड है कंडीशन ऑफ रेसिप्रोकलिटी, किस में निकल के आया था? ये निकल के आया था इंटरहैंडल। फिर है कि एडवाइजरी जो कमेटी वो किस में निकल के आई थी? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सर्टेन एक्सपेंसेस केस में। रिजर्वेशन बी, निकारागुआ का लैंडमार्क केस होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड निकल के आई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट का डी और सेकंड का सी। देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, दो ऑप्शन में है, थर्ड का ए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि बी के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। तो राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सही है? मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स इज एनफ टू असेस द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। सिर्फ अलग अलग लोगों, हेड्स का मतलब है कि अलग अलग व्यक्तियों को काउंट करना ही क्या काफ़ी हो जाता है टू असेस द डिग्री ऑफ अथॉरिटी? किसी भी अथॉरिटी की डिग्री को, किसी भी सरकार के डिग्री को असेस करने के लिए, सरकार की डिग्री को मानने के लिए, क्या ये इतना काफ़ी हो जाता है? कह रहा है कि मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स इज़ नॉट एनफ। सिर्फ लोगों को गिनना ही काफ़ी नहीं हो जाता किसी भी जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को पास करना। पहले में है कि क्या आप ये गिन लोगे कि कितने देश थे और उन देश में कितने लोग, जो कितने देश के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे हैं रेजोल्यूशन में पास कराने में, तो क्या वो ज़रूरी हो जाएगा कि जितने हैं उतने ही काफ़ी हैं? तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, लेजिस्लेचर में, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उसमें क्या होगा? पहले तो स्पष्ट बहुमत होना चाहिए वोटिंग जब होगी। तो ये तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं मेरे काउंटिंग ऑफ हेड इज़ नॉट एनफ। काउंटिंग ऑफ हेड जरूरी नहीं है, लेकिन जो डिग्री और क्रेडिबिलिटी जनरल असेंबली को रेजोल्यूशन को लागू करने के लिए ये आवश्यक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर है कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या नहीं, देख लेते हैं। मेरे काउंटिंग ऑफ हेड इज़ एनफ टू असेस इंटीग्रिटी। क्या सिर्फ काउंटिंग है? जब काउंटिंग हेड से मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, काउंटिंग हेड से इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे कहोगे कि ये सही है? तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। नन ऑफ द अबव तो वैसे ही गलत है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 46, असर्शन और रीजन। रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट द सेम एज रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी देश को मान्यता देना और सरकार को मान्यता सेम चीज़ नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार चेंज होती रहती है। स्टेट और दोनों की हम रिकॉग्निशन को एक कैसे बता सकते हैं? तो ये किसी भी हालत में ये स्टेटमेंट ही जो दी हुई है ये बिल्कुल सही है। फिर है विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट। जो भी स्टेट्स हैं उन्हीं स्टेट्स के अंदर आओ गवर्नमेंट है, कम एंड गो, गवर्नमेंट्स आती रहती हैं और जाती रहती है। नॉर्मली द चेंजेस जो है बार बार
क्वेश्चन को मान्यता को नहीं लेके आता। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको ए में बता ही दिया था कि जो स्टेट और गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन अलग है, क्योंकि स्टेट जो है वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन जो कोई भी सरकार है वो तो बदलती रहती है। रीज़न बताना है, रीज़न भी इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी दे रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, पहले स्टेटमेंट आ जाएगी, तो हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट्स इज राइट। मुस्लिम वाइफ में sue फॉर डाइवोर्स अंडर द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। एक मुस्लिम वाइफ जो है तलाक के लिए कब अप्लाई कर सकती है? मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट जो मुस्लिम का 39 का, हस्बैंड अगर वो इंसान है, इंसान का मतलब है कि एक तरीके से आप पागल कह सकते हो, उसको कोई भी चीज़ समझने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो कितना टाइम पीरियड है? तो जो सेक्शन 2 का क्लोज 6 जो है वो मुस्लिम रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि अगर वो 2 साल तक इंसान है तब उसके ऊपर वो जो तलाक के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल? डाइवर्स लेने के लिए म्यूचुअल कंसेंट में डाइवर्स है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? पहली, दे हैव लिविंग सेपरेटली, 1 साल से वो अलग रह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सी चीज़ जो ज़रूरी नहीं है? तो ये भी स्टेटमेंट ज़रूरी है कि उन्हें वे 1 साल से पहले अलग रहने चाहिए। फिर कह रहा है कि दोनों साथ रहने के लायक भी नहीं है, योग्य नहीं है, कि वो उनका किसी प्रकार समझौता नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है। द वाइफ हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी मेंटेनेंस, वाइफ ने किसी प्रकार का मेंटेनेंस स्वीकार नहीं किया, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। दे म्यूचुअली एग्रीड, दोनों जो है आपस में सहमत हैं उस तलाक लेने के लिए। डिसॉल्व मैरिज, डिसॉल्व करने का मतलब है मैरिज ख़त्म करने का, डाइवोर्स लेने का, दोनों इस मामले में सहमत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि दोनों इस मामले में सहमत हैं। दैट द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट, रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट का मतलब है कि प्लेंटिव केस फाइल करेगा और प्रेग्नेंट लेडी ही हो सकती है। तो कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट जो है मैरिज के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, किसी और व्यक्ति से उसके संबंध थे, तो वाइडेबल मैरिज हो जाएगी। किस ग्राउंड किस में दिया गया है? तो सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है वाइडेबल मैरिज की बात। तो 12 का 1 का एक क्लोज कहता है कि अगर वो मैरिज कंज्यूम नहीं हुई, उनकी कंज्यूम का मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना है इम्पोर्टेंट की वजह से, क्योंकि वो जो आदमी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब है उसकी जो ताकत है सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने की, वो उसकी नहीं है। तो ये उसमें ग्राउंड दिया हुआ है। 12(1) का वी कहता है कि अगर मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई कंसेंट उसकी सही नहीं ली गई थी, जो कंडीशन दी गई है सेक्शन 5 के 2 में, जो मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है उसमें जो कंडीशंस हैं, तो कहता है उसको वायलेशन कर रहा है तो होगा। 3rd कहता है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है, सप्रेसिव वेरी का टर्म है कि अगर कोई बात जानबूझकर छिपाई गई है, फ्रॉड किया गया है, कि मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति था या 10 पढ़ा हुआ था और उसको ये बता दिया कि वो IAS लगा हुआ, उस बेस पे कोई मैरिज हुई है, तो उस बेस पर भी जो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। सेक्शन 12(1)D कहता है कि अगर कोई वाइफ जो है वो किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट है तो उसके रिगार्डिंग जो है वॉइडेबल मैरिज की जो डिग्री है वो कोर्ट से ले सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड जो है रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है, तो राइट इज 4th। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि पेटिशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स में भी प्रेजेंटेड। एक पेटिशन रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री के लिए जो है लगाई गई। इफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज आफ्टर द पासिंग द डिग्री, कि अगर डिग्री पास हो जाती है और उसके बाद वो 1 साल तक के साथ नहीं रहते और वो शादी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पहले तो जुडिशियल सप्रेशन देगी कोर्ट में और 1 साल का टाइम भी देगी। अगर 1 साल तक वो दोनों जो है साथ में रह पाते हैं तो उनको कोई भी तलाक नहीं मिलेगा। अगर वो साथ नहीं रह पाते तो फिर जो है डाइवोर्स का जो कोर्ट है वो दे देगी। तो जो सेक्शन 14 है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, वो बात कर रहा है जुडिशियल सेपरेशन की, और उसमें जो जो प्रोवाइजो दिया गया है वो कहता है 1 ईयर और अपवार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। मैच कीजिए। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड का मतलब है जब शादी मुस्लिम मैरिज में जब शादी डिजोल्व हो जाती है, तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद इद्दत पीरियड होता है 4 महीने का या जो भी उनका सिस्टम है, कि वो इसलिए होता है कि ये तसल्ली की जा सके कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो पता लग जाए कि वो बच्चा जो है किसका है। तो इद्दत पीरियड के रिगार्डिंग अगर दौरान अगर कोई मैरिज कर ली जाती है तो वो मैरिज क्या होगी?
वो मैरिज इरेगुलर होती है। इरेगुलर इसलिए होती है क्योंकि इद्दत पीरियड के बाद अगर वो दोबारा शादी करते हैं तो वो जो है वैलिड मैरिज बन जाती है। मैरिज विद एन इम्पोर्टेंट पर्सन, अगर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ उसकी शादी हुई है कि जो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर उसकी शादी हुई है तो फिर वो शादी क्या होती है, वो शादी होती है वॉइडेबल। 18 साल से छोटी उम्र में अगर शादी हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वॉइड। नॉर्मल वॉइड है, लेकिन वहाँ उनके जो है कोई 16 साल का ऐसा कुछ सिस्टम है पुबर्टी का, तो उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट है। इंटरकास्ट मैरिज क्या होगी, वैलिड होती है इंटरकास्ट मैरिज। ऊपर ये नहीं दिया हुआ कि ये मुस्लिम मैरिजेज हैं या हिंदी मैरिजेज है, इन्होंने सिर्फ मैच करने की बात कही है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार की मैरिजेज का कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 3, तो ये लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, सी का 1, और तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। वेयर द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड इद्दत हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड, अगर मैरिज दोनों ही कंज्यूमेट नहीं है, उनके बीच में कोई शारीरिक रिलेशन नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं बना, सेक्सुअल लाइफ उन्होंने एंजॉय नहीं करी, तो कह रहा है कि इद्दत कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा। इद्दत जो है फिर डाइवोर्स पे ऑब्जर्व होगा, डेथ ऑफ मैरिज पे नहीं होगा। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो जाती तो डेथ पर भी हो जाता, तो इनका कंसेप्ट थोड़ा अलग है मुस्लिम लोग में। तो ये क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डाइवोर्स। अगर कंज्यूमेट हो जाती तो डेथ पे होता और अदरवाइज डाइवोर्स पे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 कहता है कि इनमें मैच कीजिए। राम नारायण वर्सेस रामेश्वरी का जो केस है वो केस रिलेटेड है इंसैनिटी से। लक्ष्मण वर्सेस मीना का जो केस है वो केस रिलेटेड है डेजर्शन से। दास्तानी वर्सेस दास्तानी का केस है जो मेंटल क्रूरल्टी से डिस्कशन किया गया है। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जो है वेनरेबल डिजीज एड्स के रिगार्डिंग ये कंसेप्ट निकल के आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए का 1, बी का 3, सी का 2 सेकंड और डी का 4। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। अंडर द सिया स्कूल व्हाट इज़ द क्रॉनिकल ऑर्डर, कि सिया स्कूल में सबसे पहले जो इजाज़त होता है, जो गार्जियनशिप होता है, अभी कौन संभालेगा बच्चे को, तो सिया स्कूल में पहला गार्जियन माना गया है मदर को। तो मदर इज़ द फर्स्ट गार्जियन, फादर इज़ द सेकंड गार्जियन, और फिर ग्रैंडफादर इज़ द थर्ड गार्जियन, और ये 4th। तो राइट क्रॉनिकल क्या है, BACD। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, BACD। तो क्या है राइट ऑप्शन है इसका ए। द सॉलिडेरिटी राइट का मतलब है जो ग्रुप के राइट्स होते हैं, मोर कॉमनली नॉन एज थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, उन्हें तीसरे जनरेशन के ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। तो किस बेस पर होते हैं वो, इंडिपेंडेंट नीड। जब सॉलिडेरिटी होगा, ग्रुप होगा, तो इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता। कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे ग्रुप में किसी के साथ कोई लॉ लागू करना, ह्यूमन राइट्स लागू करवाना। राइट ऑफ सेल्फ आ गया तो ये नहीं हो सकता। कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, किसी व्यक्ति के समान जो हेरिटेज है, समान जो आप ये कह सकते हो कि कुछ पुरानी हमारी परंपरा है उनको संजोया गया, तो क्या उसके बेस पे होगा, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, सेल्फ नहीं हो सकता, कॉमन नहीं हो सकता। एक ही बच जाता है यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कि यूनिवर्सल लेवल पर कोई लागू किया गया है लॉ को। ह्यूमन राइट्स हैव 2 मेन डायमेंशन, ह्यूमन राइट के 2 डायमेंशन होते हैं। वन ऑफ देम कैन बी कॉल्ड, एक तो नेगेटिव फ्रीडम बोला जाता है जो कम इम्पोर्टेंट है, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि सच फ्रीडम, इस प्रकार की जो आज़ादी है वो पूरी तरह से बेड रॉक पर डिपेंड करती हैं और इसे नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट, ये थॉट किसके द्वारा दिए गए थे, ये थॉट दिए गए थे अमर्त्य सेन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो हमें डायरेक्ट ही लर्निंग करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। राइट टू ऑन प्रॉपर्टी किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 17 में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 18 में दिया गया है। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन किस में दिया गया है, आर्टिकल 19 में। और राइट ऑफ प्राइवेसी किस में दिया गया है, आर्टिकल 12 में। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का डी,
एक ही ऑप्शन है फर्स्ट का डी, तो राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ह्यूमन राइट्स आर इंस्क्राइब्ड इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के दिल में छुपे हुए हैं। दे वर देयर लॉन्ग बिफोर लॉ मेकर ड्राफ्टेड देयर फर्स्ट प्रोक्लेमेशन। जब से पहली प्रोक्लेमेशन हुई थी जो ह्यूमन राइट के रिगार्डिंग, ये स्टेटमेंट किसने दी गई है? ये स्टेटमेंट दी गई है मैरी रॉबिन्सन की। तो इन स्टेटमेंट्स को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ। ह्यूमन राइट काउंसिल ने किसका जगह लिया था? ह्यूमन राइट काउंसिल जो आई वो पहले किस रूप में थी? पहले उसे किस फॉर्म में लाया गया था? ह्यूमन राइट काउंसिल को पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन था, उसके फॉलो किया गया था। पहले वो नाम था उसको, उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन इटसेल्फ टेक एक्शन एंड पनिश फॉर दोज हु वायोलेट कमीशन। कि जो ह्यूमन राइट को वायोलेशन करता है क्या उसको पनिशमेंट दे सकता है खुद? सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि रेकमेंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कहेगा एक्शन लेने के लिए। इनिशिएट प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाएगा। ज्वाइन एज ए पार्टी टू ए केस, किसी पार्टी को उस केस में ज्वाइन करवाया जा सकता है जिसने ह्यूमन राइट का वायोलेशन किया था। पहली चीज़, जो अपने आप पनिशमेंट नहीं दे सकता, वो गवर्नमेंट से जवाब मांगे या गवर्नमेंट को कहेगा। तो 2, 3, 4 जो है वो राइट ऑप्शन इसके हो जाते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ द ह्यूमन राइट्स आर कंटेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में ह्यूमन राइट्स दिया गया है? तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। पार्ट 4 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 फंडामेंटल, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये पॉइंट सही है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 4th फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकता। पार्ट 2 में तो सिटीजनशिप दिया हुआ है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। टॉर्ट इज डिफाइन एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए राइट इन रेम। टॉर्ट जो है एक रेम का मतलब है सभी लोगों के लिए। पर्सोनम होता है पर्सनल व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल का रेम का मतलब होता है सभी के लिए। क्या ये राइट इन रेम है किसी प्राइवेट व्यक्ति का कि वो कंपनसेशन का डिमांड कर सके सूट के अंदर? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय फ्रैंगर। फ्रैंगर के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी। इसको आप लर्न करोगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पोजीशन अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। कौन जो है रिप्रेजेंट करता है लॉ में टॉर्ट की पोजीशन को? अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक व्यक्ति जो सारे कंसिक्वेंसेज, सारी जो कंसिक्वेंस हुआ है, जो भी परिणाम निकले हैं उसके रॉन्गफुल एक्ट से, उसके लिए जिम्मेवार होगा। कंसिक्वेंसेज विच डायरेक्टली फ्लो, जो डायरेक्टली उसकी गलत एक्टिविटी से हुआ है उसके लिए जिम्मेवार होगा। कंसिक्वेंसेज विच आर नॉट टू रिमोट, कंसिक्वेंसेज जो भी परिणाम निकले वो बहुत ज़्यादा दूर के नहीं थे। ऑल द कंसिक्वेंसेज विच आर रिजनेबली फोर्सिबल, और जो भी कंसिक्वेंसेज है उसको रिजनेबली का मतलब उचित तौर पर उनको लागू करवाया जाना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या आ जाएगी? 2nd, 3rd और 4th इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में जो मान लो किसी ने एक्ट किया तो उस एक्ट से रिलेटेड ही तो उसको जो है कोई डैमेजेस या कंपनसेशन मांग सकता है, सभी के लिए नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टॉर्ट और डेफोमेशन के लिए क्या नेसेसरी नहीं है? स्टेटमेंट डेफिमेटरी होनी चाहिए, नेसेसरी है। देयर इज इंटेंशन होनी चाहिए प्लेंटिफ की। देखो जब टॉर्ट की बात आती है तो उसमें इंटेंशन की कोई बात नहीं होती, तो रॉन्ग ऑप्शन तो यही हो गया बी। फिर कह रहा है कि द राइट थिंकिंग मेंबर इन द सोसाइटी इन्फर दैट द स्टेटमेंट रेफर टू प्लेंटिफ। जो राइट थिंकिंग है, जो मेंबर्स है सोसाइटी के, जो लोग हैं, अगर वो उस चीज़ से ये इन्फर करते, ये मानते हैं कि जो प्लेंटिफ ने एक्ट किया था वो एक्ट जो है वो सही, जो एक्ट जो किया है वो सोसाइटी की नज़र में एक गलत हो जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर बात आ रहा है कि द स्टेटमेंट इज मेन नॉट, जो स्टेटमेंट दी गई है, ये जो ऊपर दी गई है, ये स्टेटमेंट जो लोगों को पता भी होना चाहिए सोसाइटी, ये बात भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए फिल्म क्रिटिक इन इज रिव्यू ऑफ ए फिल्म, एक फिल्म का समीक्षक है, वो किसी फिल्म के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देता है, वो उसकी क्वालिटी और वैल्यू की बात बताता है। तो जो डायरेक्टर है फिल्म का, उसने उसको डेफोमेशन का सूट फाइल कर दिया, तो क्या वो स्टेटमेंट सही है? वो आपने बतानी है। सबसे पहले द फिल्म क्रिटिक इज़ नॉट लाइबल, उसे वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने जो है जस्टिफिकेशन का वो डिफेंस ले लेगा। फिर सेकंड कहता है
कि क्रिटिक इज़ नॉट लायबल बिकॉज इट वॉज फेयर, इसने एक फेयर बिल्कुल सही और लोगों की भलाई के लिए जो है कमेंट की थी। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये उसके ओपिनियन की एक्सप्रेशन है, किसी भी तथ्य को वो कबूल नहीं कर रहा लेकिन कुछ अपने विचार रख रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है क्योंकि वो उसमें डिफेंस नहीं ले सकता। जब आप कोई केस फाइल करो, सूट फाइल होगा तभी तो डिफेंस होगा, लेकिन हमें देखना है कि वो सूट फाइल करेगा या नहीं करेगा, वो तो देखा जाएगा, क्योंकि जब उसकी स्टेटमेंट ही डेफेमेटरी नहीं होगी तो वो सूट भी फाइल उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। फिर इट वॉज ए फेयर क्रिटिसिज्म, ये तो एक फेयर क्रिटिसिज्म है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो हमारा राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। आज हम जो है ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 66 पर तो हम पहुंच ही चुके हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर जनरली यूज इन केस ऑफ केयर ऑफ नेग्लिजेंस के मामले में स्टैंडर्ड ऑफ केयर को कैसे माना जाता है। सबसे पहला द केयर टेकन बाय इंटेलिजेंट और प्रूडेंट मैन, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा वो केयर ली गई थी, केयर का मतलब है देखभाल की गई थी। जो स्किल है, जो योग्यता है और जो देखभाल करने की क्षमता है वो व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए, इनकी सक्षम होना चाहिए। द फोरसाइट ऑफ एन अडल्ट पर्सन, अडल्ट पर्सन को पहले पता था, फोरसाइट का मतलब पहले पता था कि कुछ गलत एक्ट हो सकता है। द केयर एंड स्किल ऑफ ए प्रूडेंट एंड केयरफुल मैन बिलोंगिंग टू डिफेंडेंट्स, जो भी नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग जो केयर ली जाएगी वो किसी डिफेंडेंट की क्षमता के बेस पे ली जाएगी। तो राइट आंसर होएगा यहाँ पर डी। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 68। कंज्यूमर कौन होता है प्रोटेक्शन एक्ट में, वो बताना है। कंज्यूमर वो होता है जब हम किसी से कोई सर्विस करवाते हैं और उसके बदले पैसा देते हैं। पहले स्टेटमेंट लास्ट से शुरू करते हैं। अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ मेडिकल सर्विस, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना रुपए के मेडिकल सर्विस मिली, वो कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर नहीं है क्योंकि उसने कोई भुगतान नहीं किया। अ पर्सन हु परचेज्ड अ कार फॉर बीइंग टैक्सी, के लिए परचेज किया टैक्सी सर्विस में, तो उसने परचेज किया, उसने कोई सर्विस के बदले तो भुगतान नहीं किया, परचेज किया है, वो भी नहीं आएगा। पर्सन हु परचेज गुड्स परचेज करना नहीं, कंज्यूमर में नहीं आएगा। पर्सन हु गिव्स हिज पैंट फॉर स्टिचिंग, किसी दर्जी को उसने पैंट स्टिच करने के लिए दे दी और उसने वो ढंग से स्टिच नहीं की, उसमें कुछ कमियां छोड़ दी, वो क्या होगा, कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा, वो केस फाइल हो सकता है, सूट फाइल हो सकता है। पार्टनरशिप क्या होता है, क्या ट्रस्ट होती है, नहीं। कंपनी होती है, नहीं। म्यूचुअल फंड होता है, नहीं। तो क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है। When something of a valuable nature is acquired by a partner, एक पार्टनर के द्वारा जब कोई चीज़ जो है वो एक्वायर की जाती है, ले जाती है, ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के बदले में, जो ड्यूटी उसने की थी गुड फेथ में, इट इज़ टेकन टू बी एक्वायर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनर, सही पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए इसे लिया गया, तो क्या उसे फर्म के अकाउंट में डाला जाएगा, तो ये फर्म के अकाउंट में डाला जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड है पार्टनरशिप ट्रस्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप तो म्यूचुअल एजेंसी, ये राइट है। तो क्या आंसर आएगा, ए एंड आर आर ट्रू, दोनों तो सही है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि ए एंड आर आर ट्रू, बट जब दोनों ट्रू ही नहीं है तो ये आंसर कैसे हो जाएगा। ए इज़ ट्रू, ए स्टेटमेंट सही है, ए इज़ फॉल्स, ए स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट इन विच सीक्वेंस दे अपीयर्ड यूजिंग द कोड, किस तरीके से आप जो है कोर्ट में केस लेके जाओगे। सबसे पहले ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पहले तो एग्रीमेंट होगा, फिर उसमें ब्रीच हो जाएगा, फिर ब्रीच के बाद उसको डैमेज क्लेम करेगा और फिर उसे कोर्ट में डैमेज मिल जाएगा। तो चारों ऑप्शन जो है इस तरीके से होंगे, फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 4, 3, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 4, 3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी पहले फोर्थ है ना, तो फोर्थ से स्टार्ट होगा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। मैच आइटम को मैच कीजिए। लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन किस में दी गई है, पार्टनर की लायबिलिटी दी गई है, पार्टनर्स की जो मिस अप्रोप्रिएशन हो जो होगी वो ये सेक्शन 27 में। और होल्डिंग आउट किस में दी गई है, होल्डिंग आउट 28 में। टॉर्ट के रिगार्डिंग किस में दिया गया है कंसेप्ट, 26 में। डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी डी में, सेक्शन 18 और 19 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का बी, फर्स्ट का ए, सेकंड का, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, तो ये बी और डी दोनों ऑप्शन में है। फिर है सी, थर्ड का सी, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो डी पार्ट में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा।
द फॉलोइंग है डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ सेल किस केस में बताया गया है। जो पहला केस है रूबन वाला जो केस है ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी से है, सॉरी सेल बाय सैंपल से डिस्कस करता है। जो ट्रम्पेट वाला केस है वो एम्प्लॉयड वारंटी से डिस्कशन करता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। फिर है पीटर डार्लिंगटन का जो केस है वो कंडीशंस की बात करता है, ये सही ऑप्शन है। और सेल बाय सैंपल रोलैंड का जो केस है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की बात करता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, द ऑर्डर कंटेन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कंडीशनल, जो ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज में वो कंडीशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन ए रिक्वेस्ट टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो प्रोमिसरी नोट होता है नहीं होता। द पेई मस्ट बी सर्टन, सबसे पहले जो पेई है जो पे चुक करेगा वो जो है निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो क्रेडिटर होता है ना जिसे रुपया लेना होता है वो इशू करेगा, और किसको, डेटर को जिसने रुपया देना है कि आप ये अमाउंट जो है कुछ टाइम में दे दीजिए। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या होता है, वो प्रोमिसरी नोट ये कहता है कि जो डेटर है जिसने रुपया देना है वो कहता है कि इतने रुपए मैंने आपको देना है क्रेडिटर को, और वो उसको एक नोटिस देता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है अलग अलग हो गई। ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया कहाँ है, सेक्शन 5 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसमें 3 प्रकार की डेफिनेशंस दी हुई है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो ये वहाँ से निकल के आया है। फिर अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड वर्सेस पैटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग केस जो किससे रिलेटेड है। ये केस जो एक कंपनी का केस है, किससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जब कोई अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा कोई एक्ट कर देता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति है कंपनी में, अगर कोई ट्रांजैक्शन उसमें की जाती है वो अथॉरिटी होनी चाहिए ट्रांजैक्शन करने की, उसके पास क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो केस जो था ये इसी के ऊपर डिपेंड है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। पब्लिक नोटिस क्या होता है, पब्लिक नोटिस का मतलब होता है कि ये माना जाता है कि एक व्यक्ति को नोटिस था उसके रिगार्डिंग, कंपनी का जो पार्टनर है या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन कंपनी के मेमोरेंडम के बारे में नॉलेज थी, तो ये पब्लिक नोटिस था, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक नोटिस बोलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को बचाते रहते हैं। तो आज का जो हमारा ये पेपर जो है 2014 जून 2014 का पेपर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपने इसको एंजॉय कर लिया होगा, और अब आप जो है इसको रिवीजन इसकी करते रहिए। बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो जो है आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपने कंपटीशन को आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और अगर फिर भी डाउट क्लियर आप सोचते हो कमेंट नहीं करना तो आप जो वीडियो को बार बार सुन के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो जो है यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स पर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, काफ़ी यूजफुल हो सकता है, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। एंड अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स में भी शेयर होना चाहिए जिससे वो भी एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाए लॉ के रिगार्डिंग, तो आप जो है इसको शेयर भी कीजिए। कोरोना का इशू काफ़ी बढ़ रहा है तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, यही हम कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।